नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं जो सबसे बड़ी खबर शेयर बाजार। आज शेयर बाजार के लगभग सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में गिरावट जारी रही और निफ्टी की 50 में से 37 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। दिन भर कैसा रहा बाजार, एक्शन बता रहे हैं अंश भीलवार। अंश, तो आज बाजार में गिरावट दिखी। निफ्टी ने 5 मंथ लो लेवल को टच किया। इसके टॉप लूजर्स देखें तो यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट नजर आते हैं। इसके साथ साथ दूसरे ब्रॉड इंडस्ट्रीज भी मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। मिड कैप 3 सेशन से लगातार खरीदारी कर रहा था और अब लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अब अगर सेक्टोरल इंडस्ट्रीज की बात करें तो निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर नजर आ रहा है, जो कि चौथा सेशन है लगातार खरीदारी का। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी ने भी हरे निशान में क्लोजिंग दी और ये दूसरा सेशन है लगातार खरीदारी का। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि 9 मंथ लो के लेवल को भी छुआ। साथ ही साथ निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ने भी दरअसल 9 मंथ लो के लेवल को टच किया, तो यहाँ पे काफी बेरिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक ने 3 महीने के लो लेवल को टच किया। निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक का अगर चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक ने आज का लो जहां बनाया वहां पे 200 डीए में घूमता हुआ नजर आ रहा था, तो यहां से एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई थी। अगर इस साल का चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक जब भी 200 डीएमए के पास आया है, कुछ सेशंस में उसने वहां से काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं स्पेशली निफ्टी बैंक इंडेक्स से। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टरों ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। शुरुआत करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी से, जहां पर गोदरेज प्रॉपर्टी ने जो है 53 एकड़ ऑफ लैंड जो है एक्वायर किया है कोलकाता में, और जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है इस लैंड का वो करीब करीब 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट का है। अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो इस प्रोजेक्ट से जो है कंपनी करीब करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट कर रही है, और ये जो लैंड है वो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है फास्ट डेवलपिंग माइक्रो मार्केट में। अगला जो स्टॉक है यूपीएल, जहाँ पर कंपनी जो है अपना 8.93 का स्टेक सेल करने वाली है एडवांटा का टू अल्फा वेब को $250 मिलियन में, और ये जो डील है वो हेल्प करेगा यूपीएल को डील एवरेज करने में उसके बैलेंस शीट बाय अराउंड $250 मिलियन। इस डील की जो वैल्यूएशन है वो मच हायर है अगर उसको हम कंपेयर करेंगे यूपीएल के वैल्यूएशन से, जो कि 8 टाइम्स है। अगला जो स्टॉक है ब्रिटानिया, जहाँ पर कंपनी को जो है एफएसएसआई से जो है नोटिस मिला है, जिससे कि एफएसआई ने जो है कंपनी के एक प्रोडक्ट के एक बैच को जो है प्रोहिबिट कर दिया है सेल्स के लिए ड्यू टू यूसेज ऑफ प्रिजर्वेटिव अबाउट द प्रिस्क्राइब लिमिटेड। अगला जो स्टॉक है नायका, जहां पर बोफा ने अपनी ब्रोकरेज नोट निकाली है नायका पर, और उन्होंने जो है डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म फ्रॉम न्यूट्रल, और टारगेट प्राइस जो है 150 पर रखा है, जो उन्होंने पहले 225 का रखा है। स्लोअर मार्जिन इंप्रूवमेंट और लिमिटेड ग्रोथ इन क्यू कॉमर्स की वजह से बोफा ने जो है अपना एस्टिमेट कट किया है। अगला जो स्टॉक है पेटीएम, जहाँ पर बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट निकाली है पेटीएम पर, और उन्होंने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 1000 का रखा है, जो उन्होंने 750 पहले जो है 750 का रखा था। बर्नस्टीन का मानना है कि पेटीएम पे जो पहले डिस्कशन हो रहे थे सर्वाइवर रिस्क के, अब जो है डिस्कशन हो रहा है बुल एंड बियर सिनेरियोज पे। अगर बात की जाए बुल सिनेरियो की, तो जहाँ पर पेटीएम जो है लेंडिंग स्टार्ट कर सकता है अपने खुद के पैसे से, जिससे कि कंपनी का जो पेमेंट मार्जिन है वो इम्प्रूव हो सकता है, और फाइनेंशियल रिजल्ट भी हमें जो अच्छा देखने को मिल सकता है। बर्नस्टीन जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि करीब करीब 100% का इंक्रीज उनके बेस ईपीएस एस्टिमेट्स पे। अमेरिका में रिश्वत लेने के मामले में जो कोर्ट में मामला दायर हुआ था, उस खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए जुड़ गए हैं वरुण दुबे। डेफिनेटली। तो देखिए, गौतम अडानी और इनके साथ 7 अन्य लोग, इनको दरअसल यूएस में इनके खिलाफ मामला सामने आया है, जहां पे इन पे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने ब्राइबरी और साथ ही साथ फ्रॉड स्कीम्स जो है उसके तहत कहीं ना कहीं पैसे जुटाए हैं। अब हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे एलिगेशंस ये लगाए गए हैं, या फिर इनको गिल्टी पाया गया है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो, और कहा है कि करीब $200 मिलियन के आसपास की जो ब्राइब है या फिर जो रिश्वत है, अडानी, गौतम अडानी और बाकी जो 7 लोग हैं उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, और काफ़ी सारे इंडियन ऑफिशियल्स को ये रिश्वत जो है वो दी गई थी, ताकि कुछ सोलार एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इन्हें मिले।
करीब 2020 से 2024 के बीच में ये जो सोलर एनर्जी की कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको लेने के लिए ये रिश्वत दी गई थी, ऐसा कहना है। और इससे कहा गया था कि इन कॉन्ट्रैक्ट से अगले 20 साल में करीब $2 बिलियन के आसपास का मुनाफा जो है वो कमाया जाएगा। और इस रिश्वत के लिए कुछ फंड जुटाने के लिए बेसिकली यूएस में कुछ इन्वेस्टर से फंड जुटाने के लिए और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से फंड जुटाने के लिए काफ़ी सारे फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए गए और कहीं ना कहीं ब्राइब दी गई थी। और अगर आप देखेंगे तो यूएस में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, जो कि ब्राइबरी के अगेंस्ट होता है फॉरेन बिजनेस डीलिंग्स में, उसके तहत ये मामला जो है उसकी सुनवाई हुई और यहाँ पे इनको ऊपर आरोप लगाए गए, इनको गिल्टी पाया गया। अब अडानी ग्रुप का इस पे ये स्टेटमेंट आ रहा है कि ये जो एलिगेशन या जो आरोप लगाए जा रहे हैं अडानी ग्रुप पे, ये बेसलेस है, इनका कोई तथ्य नहीं है और लॉस को पूरे तरह से ये फॉलो कर रहे हैं और जो भी क्लैरिफिकेशन होगा वो देने की ये पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि जो $600 मिलियन के आसपास के बॉन्ड से जुटाने वाले थे उसको फिलहाल इन्होंने डिले कर दिया है। ये कह रहे हैं कि हम उसके साथ अभी आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये मामला सामने आया है। और साथ ही साथ सोलर एनर्जी कॉर्प के इंडिया हेड का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी बयान आया है कि इस मैटर में कोई भी इन्वेस्टिगेशन जैसा मामला सामने नहीं आ रहा। इनको कोई डॉक्यूमेंट अभी तक मिला नहीं है यूएस से। मूडीज़ का भी इसके ऊपर बयान आया है जहाँ पे उनका कहना है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक क्रेडिट नेगेटिव जो है वो हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी खबरें सुबह से चल रही है अडानी ग्रुप के ऊपर, लेकिन ये जो गिल्टी पाया गया है इनको, गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों को, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। इसके लिए अडानी ग्रुप स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। अमेरिकी कोर्ट के इस मामले में एक और पहलू है SECI का। हमारे संवाददाता प्रकाश ने सेसी में रीच आउट करने की कोशिश की, तो उनका क्या कहना है जानते हैं प्रकाश से। प्रकाश, देखिए, MNRE से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी अदानी मसले पर वो कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ कोई जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अभी नहीं मिले हैं और उसको बिना देखे कोई कमेंट करना जल्दबाजी होगी। साथ ही साथ ऑफिशियल्स इस बात ये भी कह रहे हैं कि एक काफ़ी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, काफ़ी रोबस्ट सिस्टम है जिसको कि गवर्नमेंट एजेंसीज फॉलो करती हैं और इस ट्रांसपेरेंसी में कोई दिक्कत है इस बात की संभावना बेहद कम है। हालांकि इस मसले पर हमने सेकी को भी अप्रोच किया और जो जानकारी मिल रही है, जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं, उनके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन अभी है उनके पास वो मीडिया रिपोर्ट्स के बिहाफ पे ही है। कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अभी नहीं है और वो किस तरह के ऑर्डर है उसकी भी ऑथेंटिसिटी पर अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं। हालांकि सेकी का ये भी कहना है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस रिपोर्ट्स के हिसाब से सेकी ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अगर कोई मामला है भी तो ये स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं और जो कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं उनके बीच का मसला लग रहा है। लिहाजा सेकी के ऑफिशियल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है। लेकिन अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है। एक बार जब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद इस मसले पर औपचारिक रूप से कमेंट किया जाएगा, ऐसा सेकी के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, MNRE की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान इस मसले पर नहीं है। शुक्रिया प्रकाश और वरुण पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए। और अब बात करते हैं रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण की। हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को एक नई मंजूरी मिली है DPIIT की तरफ। इस अधिग्रहण में इस मंजूरी से क्या रास्ते साफ होंगे, ये बता रहे हैं अनुराग जोशी। अनुराग, बताइए क्या है पूरी खबर। DPIIT जो कि कॉमर्स मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है, उसने रिलायंस कैपिटल के खरीदारी के डील को मंजूरी दे दी है। पिछले ही साल इंडसइंड इंटरनेशनल जो कि हिंदुजा परिवार से संबंधित है, वह एक सफल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट दावेदार के रूप में सामने आया था और उनकी जो बिड थी उसको 99%, 6% जो रिलायंस कैपिटल के क्रेडिटर्स हैं उन्होंने मंजूरी दे दी थी। 2021 में रिलायंस कैपिटल को RBI के एक दलील के बाद NCLT में दाखिल किया गया था और ये इसलिए दाखिल किया गया था क्योंकि रिलायंस कैपिटल ने अपने जो बॉन्ड्स और जो लोन्स हैं उनमें डिफ़ॉल्ट हुआ था और इसके चलते उसको इंसॉल्वेंट घोषित करने के लिए ये दलील RBI ने डाली थी। उसके बाद कई बिडर्स सामने आए जिनमें इंडसइंड इंटरनेशनल फ्रंट रनर था
और एक टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स भी था जिसने बिड की थी ये कंपनी के लिए। और ये पिछले ही साल जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने इंडसइंड इंटरनेशनल की जो बिड है वो उसे एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट घोषित करते हुए 10,000 करोड़ में उसकी जो डील है उसको स्वीकृत कर ली थी। अभी ये डील के अनुसार इंडसइंड इंटरनेशनल ने 3,000 करोड़ ऑलरेडी क्रेडिटर्स को पे कर दिया है और जो बाकी के 6,500 करोड़ है वह क्रेडिटर्स को अभी बाद में वह भुगतान करेगी। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन के भाव लगातार चढ़ रहे हैं। अब ये डिजिटल एसेट $97,000 के पार पहुंच गया है। हमारे सहयोगी शरद से जानते हैं क्या है इसकी वजह। बिटकॉइन के बारे में हम बात करेंगे जो ऑलमोस्ट $1 लाख का जो आंकड़ा है उसको टच कर सकता है। अब इसको ट्रंप का ट्रेड कहें या आप क्रिप्टो करेंसी की मेनिया कहें, पहली बार बिटकॉइन जो है $97,000 का मार्क टच किया है और इस साल जो है डबल से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। क्रिप्टो मार्केट की भी ओवरऑल बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3% बढ़ा है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $3.16 ट्रिलियन का आया है। अब पिछले 3 महीने में देखें तो आप कह सकते हैं बिटकॉइन 50% के ऊपर गया, इथेरियम में भी अच्छी मूवमेंट आई और सोलाना यहाँ पे देखें तो 60% बढ़ा है। ये बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बिटकॉइन में ये तेज़ी क्यों आई है? यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि ट्रंप की खुद की कंपनी एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म को अक्वायर कर सकती है जिसका नाम है बाक्ट। बाक्ट जो है ओवरऑल बैक्ड है NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ओनर इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज से। तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखने लगता है और उसके कारण भी जो है ट्रंप अपने जो कैंपेन्स चल रहे थे तो वहाँ पे भी जो है वो बहुत जो थे भावुक थे और पॉजिटिव थे क्रिप्टो करेंसीज़ और डिजिटल करेंसीज़ को लेके। इसका कारण इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जो स्पॉट के बिटकॉइन ETFs हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल फ्लोज़ में भी जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है और इनफ्लोज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ये तो हमने बात कर ली क्या रीजंस है बिटकॉइन के रैली की, बिटकॉइन में क्या तेज़ी आई है। लेकिन अगर बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास हम लगाएं तो 2024 में डॉलर रिटर्न के बदले हम देखें तो बिटकॉइन 130% भागा है। वही गोल्ड और सिल्वर बात करें तो डॉलर रिटर्न्स में 28 से 30% तक और निफ्टी सिर्फ 6% का ग्रोथ दिया है। तो ये है बिटकॉइन का कमाल और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में जो है ये बिटकॉइन जो है $1,000 मार्क का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर सकता है। शुक्रिया शरद। और बिटकॉइन के बाद चलते हैं रुपए की ओर। रुपए की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। क्यों बढ़ रही है ये गिरावट, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व मोहन। रुपए की कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार नया रिकॉर्ड निचला स्तर बनाता जा रहा है। $1 का भाव अब ₹84.49 तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी वजह रुपए की कमजोरी की यही है कि घरेलू इक्विटी मार्केट में FPIs की लगातार बिकवाली दिख रही है। पिछले सत्र में भी हमने बिकवाली देखा, आज भी घरेलू इक्विटी मार्केट में काफ़ी गिरावट दिखी और इसके पीछे भी FIIs की बिकवाली वजह बताई जा रही है और यही वजह है कि रुपया लगातार कमज़ोर रहा है। अब तक RBI की तरफ से कुछ बड़े हस्तक्षेप जो उम्मीद की जा रही थी वो अब तक नहीं हुआ है। ये भी वजह है कि रुपये को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ डॉलर को आप देखें तो लगातार मजबूत हो रहा है। अब डॉलर इंडेक्स 107 के बेहद करीब पहुंचता जा रहा है तो वहां पर भी तेजी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर में US फेड की तरफ से वापस से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बहुत ज़्यादा वहां पर नहीं दिख रही है। साथ ही जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न बने हुए हैं तो सेफ हेवन के तौर पर डॉलर पर फोकस ज़्यादा है और रुपए पे या बाकी करेंसीज पे उसका दबाव साफ तौर पे पास ऑन हो रहा है और यही वजह है कि रुपया लगातार रिकॉर्ड निचला स्तर बनाता जा रहा है। विश्व मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। जहां एक और रुपए में कमजोरी है वहां सोने की महंगाई फिर से बढ़ती जा रही है। क्या है इस तेजी की वजह, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, सोने में खरीदारी लगातार फिर से बढ़ती दिख रही है। ये लगातार चौथा सत्र है जब सोना मजबूती दिखा रहा है। MCX पर सोने का भाव 76,500 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। अब रिकॉर्ड से
सिर्फ 3,000 रुपये ही दूर सोना है। कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स भी $2670 के ऊपर पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल राजनीतिक तनाव। जिस तरह से रूस और यूक्रेन में लगातार लड़ाई हो रही है, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल से रूस पर लगातार दूसरी बार कल हमला किया, फिर उसके जवाबी कार्रवाई रूस की तरफ से की गई है और साथ ही रूस की तरफ से परमाणु हमले की भी बात लगातार की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। तो इससे तनाव काफ़ी बढ़ा है। साथ ही खाड़ी देशों में जो सीज फायर की उम्मीद थी, उस सीज फायर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यूएन के प्रस्ताव पर यूएस ने वीटो लगा दिया है, तो हाल फिलहाल अब वहाँ पर सीज फायर की संभावनाएं कम होती जा रही है। तो ये दोनों तनाव हैं जो वहाँ पर सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर रिस्की एसेट्स में इक्विटी मार्केट में बिकवाली दिख रही है, उसका फ़ायदा भी गोल्ड को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर हेजिंग के लिए ETF की बाइंग थोड़ी बहुत हो रही है, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से सपोर्ट है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को फिर से सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद फिर से सोने में अच्छी रिकवरी दिखनी शुरू हो चुकी है और अच्छी तेजी के साथ आज के सत्र में भी सोना कारोबार कर रहा है और ये चौथा कारोबारी दिन है जहाँ पर सोने में अच्छी मजबूती दिख रही है। अगर आप इंश्योरेंस के बढ़ते हुए प्रीमियम से परेशान हैं तो आपके लिए ये खबर काफी अहम है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती पर विचार हो सकता है। खबर पर और जानकारी लेते हैं अनुराग शाह से। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की रिलीफ की बात पिछले कई महीनों से हो रही है। पिछली 2 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। और अगली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है दिसंबर के अंदर, उसमें ये माना जा रहा है कि रिलीफ मिल सकती है इंश्योरेंस प्रीमियम पर। और इसका एक जो कनेक्शन है, लिंक है, वो इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि एक बार पहले जीएसटी प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी रिलीफ दिया जाए और उसके बाद है जो इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट का जो बिल है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है। और इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कटौती करने की बात है वो सरकार के मंत्री से लेके विपक्षी पार्टियां भी कर रही है। और 18% जो जीएसटी है वो इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में भी एक बाधा के तौर पे देखा जा रहा है। जिस तरह से सरकार का और रेगुलेटर का लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, और भारत के अंदर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है नॉन लाइफ के अंदर वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। तो इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए भी जीएसटी की दरों में कटौती करना जरूरी है। और अब जिस तरह से जीओएम के द्वारा सुझाव दिया गया है, टर्म इंश्योरेंस पर रिकमेंडेशन दी गई है कि 0 जीएसटी करने का, और इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और 5 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड के ऊपर भी जीएसटी जो है नहीं लागू करने की बात जीओएम की रिकमेंडेशन है। तो अब दिसंबर के अंदर ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल कुछ रिलीफ देगा इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की रेट्स को लेके। और इसका एक कनेक्शन भी है कि अब इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट जो सरकार विंटर सेशन में बिल पेश करना चाहती है, तो उससे पहले जो है जीएसटी की दरों में कटौती की जरूर होगी। शुक्रिया अनुराग। इस बैठक का कई सारे कंज्यूमर्स को इंतजार रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर को देखते हैं जहां पर अमूमन जब आप नौकरी मांगने जाते हैं तो सैलरी मांगते हैं, लेकिन यहां पर जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने एक ऐसी अनोखी नौकरी के लिए एप्लीकेशन मांगी है जो ट्रेडिशनल जॉब ऑफर से बिल्कुल अलग है। यहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे। जी, जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने बड़ी ही दिलचस्प जॉब ऑफर के साथ सभी को चौंका दिया है। ये दिलचस्प भी है, अजीबोगरीब शर्तों के साथ भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नौकरी उन्होंने जॉब ऑफर दिया है, ये जॉब ऑफर चीफ ऑफ स्टाफ का है जो सीईओ की मदद करेगा। अजीबोगरीब शर्तों के बावजूद 10,000 से ज़्यादा आवेदन इस जॉब ऑफर में मिले हैं। इस एप्लीकेशन में जाहिर तौर पर लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब शर्तें क्या हैं ज़रा वो जान लीजिए। पहली शर्त तो ये है कि पहले साल इस जॉब में आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। उल्टा आपको अपनी जेब से 20 लाख रुपए देने होंगे, जो कि 100% डोनेशन के तौर पर इस्तेमाल इसका किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा आवेदन इस जॉब ऑफर के लिए आए हैं। दीपेंद्र गोयल ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो जॉब ऑफर है ये पैसा बनाने या रिज्यूम बनाने
इसके लिए नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं ऐसे जुनूनी व्यक्ति का साथ जो ज़ोमैटो, ब्लिंकिट जैसे ब्रांड्स को और ज़्यादा बेहतर और बड़ा बनाने में अपना योगदान दे सके। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे ट्वीट ने, इस बड़े जॉब ऑफर ने काफ़ी सुर्खियां बटोर ली हैं। शुक्रिया प्रशांत। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। in association with an investor education and awareness initiative of UTI Mutual Fund. NPS वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है NPS वात्सल्य, जो सालाना 1000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। NPS वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए NPS जरूरी है। पापा जी, कैमरा उल्टा है आपका। शीर्षासन कहते हैं इसे। इस टाइम पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। इसे बेच के नए घर का पेमेंट करना था, लेकिन ढंग के बाहर से नहीं मिल रहे। पापा जी, घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। वाह, अब आप सीधे हो जाइए। कुछ लोगों के लिए मैं टेढ़ा ही रहूंगा। Mercury Trade Links Limited, a leading supplier of agro products including fertilizers, pesticides, seeds and a variety of crops like rice, maize and soybeans, is now offering a rights issue at rupees 44.95 per equity share. Issue opens on 7th November 2024. RE closes on 29th November 2024. Issue closes on 5th December 2024. NPS वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है NPS वात्सल्य, जो सालाना 1000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। NPS वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए NPS जरूरी है। हिस्ट्री जो आपको नहीं पढ़ाई गई। 1250 साल पहले चोल राजाओं ने वो काम कर दिया था जो मुगल तो क्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया। वो मैथ्स जो आपको नहीं समझाया गया। नरेंद्र मोदी चिंता जताते थे 2013 में कि तब रुपया क्यों गिर रहा है भाई, यूरो के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है, पाउंड के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वो केमिस्ट्री जो आपको नहीं दिखाई गई। पीएम मोदी ने बीजेपी को 40 साल जिताने का फॉर्मूला तैयार भी कर लिया। नो तुष्टीकरण, उन्होंने कहा इसकी जगह तृप्तिकरण कर दो। वो साइंस जो आपके काम की है। कहीं आप वो गिलोय तो नहीं ले रहे जो लिवर फेल कर सकते। देश हित में चल रही है न्यूज की पाठशाला, रोज रात 8:50 पर। कायदे से तो आपको बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए। आपने एडमिशन लिया क्या? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉन्ग रेंज वाले हथियारों से रूस पर यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने भी पलटवार किया है। 3 साल से जारी युद्ध में रूस ने पहली बार ICBM मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस से पलटवार से क्या हालात बिगड़ेंगे, इस पर पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM यूक्रेन पे फायर किया है जस्ट डेज आफ्टर व्लादिमीर पुतिन चेंज्ड मॉस्कोज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। नाउ ये जो फायरिंग है ICBM का विद अ कन्वेंशनल दैट इज नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो एक स्टर्न वार्निंग भेजने की कोशिश है यूक्रेन को और उसके एलाइज को जो वेस्ट में है कि मॉस्को की रेड लाइंस को रिस्पेक्ट किया जाए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मॉस्को ने एक ICBM फायर किया है और दोनों साइड से एस्केलेशंस देखने को मिला है जस्ट पिछले कुछ ही दिनों में आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार दोबारा जो है अपना आए बन के चूज करके आए और जो यूक्रेन रशिया का वॉर है वो 1000th डे में अभी आ चुका है। अब ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनको ICBMs भी कहा जाता है ये ट्रेडिशनली डिज़ाइन होती हैं टू कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड, बट इनको कन्वेंशनल वॉरहेड्स के लिए भी कैरी किया जाता है।
अब ये जो है ये यूक्रेन को एक क्लियर मैसेज देने का एक जो कोशिश है वो रशिया की है। और ये क्यों आया है अभी, किस लिए ये अभी हो रहा है? वेल, कुछ ही दिन पहले अगर आपको याद होगा तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अलाउ किया था यूक्रेन को कि उनकी जो लॉन्ग रेंज क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। उसका अप्रूवल जो है उन्होंने यूक्रेन को दिया और ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट था यूएस की साइड से भी, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो डिमांड है यूक्रेन पिछले काफ़ी महीने से कर रहा है। बट अभी ये आया जब जो बाइडेन जो है वो अपना ऑफिस को डिमिट कर देंगे और जो उनके नए राष्ट्रपति इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जनवरी में अपना शपथ लेंगे एज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच कल से पर्थ में खेला जाएगा। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले मुकाबले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के चलते पहला मैच नहीं खेलेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बागडोर पैट कमिंस के हाथों में है। मैच शुरू होने से पहले दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट कराया गया। क्रिकेट फैंस ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए काफ़ी जोश है। पर्थ में मौजूद फैंस ने टीम के कोच गौतम गंभीर के साथ सेल्फियां भी ली। मैच से पहले जसप्रीत बुमराह ने हुंकार भरते हुए कहा कि टीम न्यूजीलैंड से मिली हार को भूलकर ऑस्ट्रेलिया में अपना शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। क्रिकेट के 2 दिग्गज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो रहे टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए कितना चुनौती भरा रहने वाला है, बता रही हैं हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह। बॉर्डर गावस्कर का पहला टेस्ट मैच पर्थ में शुरू होने वाला है 22 नवंबर से। अगर भारत की बात करें तो वो बिल्कुल चाहेगा कि वो पर्थ का मैच जीते, शुरुआत जीत से करे, क्योंकि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात करनी होगी, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत 4 टेस्ट मैचेस जीते, जिससे कि वो अपने बूते पर क्वालिफाई कर पाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। अगर हम पर्थ टेस्ट की बात करते हैं तो इसकी जो कप्तानी है वो जसप्रीत बुमराह करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सीमर्स भी हैं, बुमराह जैसे मैंने कहा कैप्टेंसी तो कर ही रहे हैं और आपके प्राइम सीमर भी होंगे वो। उसके अलावा आपके पास मोहम्मद सिराज भी हैं। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी मॉर्नी मॉर्कल की तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा को भी जो है वो प्रेफरेंस मिल सकती है खेलने के लिए। तो किस तरीके से जो है पिच रहेगी, हमने पिच क्यूरेटर को भी सुना था, जो पर्थ ग्राउंड के क्यूरेटर थे, उनका कहना यही था कि बाउंस और पेस रहेगा और पर्थ तो जाना ही जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टीम कॉम्बिनेशन रहेगा भारतीय टीम का। शुभमन गिल की अगर बात करें तो उनको हाथ में चोट लग गई थी, अंगूठे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो पहला टेस्ट जो है मिस करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो सेकंड टेस्ट तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। केएल राहुल जो है वो ठीक हो चुके हैं, उनका भी एक इंजरी स्केयर था लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक हैं, वो प्रैक्टिस में भी वापस दिखे थे। विराट कोहली पे भी काफ़ी नजरें रहेंगी क्योंकि पर्थ उनके लिए काफ़ी स्पेशल रहा है एज अ ग्राउंड और उम्मीद उनसे यही की जाएगी कि जो उनका फॉर्म है वो वापस आए। न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी खराब सीरीज रही थी भारत के लिए जो उन्होंने हारी थी, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने का भी टाइम आ चुका है। तो एक बहुत ज़्यादा धमाकेदार बॉर्डर गावस्कर सीरीज की शुरुआत होने वाली है पर्थ से 22 नवंबर से। शुक्रिया करिश्मा। और इस उम्मीद के साथ कि भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखेगा, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला 18 और स्वदेश पर जारी रहेगा।